बट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मेन पूरा जीएस वगैरह है, कुछ चीजें हैं। एक सीसैट का जो इंग्लिश का पोर्शन होता है और क्या कहते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी इंग्लिश चाहिए होती है, उसका आपको देखिए समझना भी पड़ेगा कि ये रिक्वायरमेंट क्यों है। मतलब मान लीजिए कल को आप सेलेक्ट होते हैं, आपको सर्विस मिलती है, आईआरएस मिलती है, डिफेंस स्टेट मिलती है, कुछ भी मिलती है, तो कुछ कम्युनिकेशंस अभी भी इंग्लिश में होते हैं। आप सदर्न स्टेट से अगर सेंटर कम्युनिकेट करेगी या फिर इंटर स्टेट कम्युनिकेशंस होते हैं तो वो इंग्लिश में होते हैं। तो एक बेसिक बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए होती है, आपको एक बहुत ही फ्लुएंट वोकैबुलरी की भी जरूरत नहीं है। आप बेसिक समझ पाए कि हाँ ठीक है इसमें बात क्या कही गई है, तो उतने से आपका काम चल जाता है। बाकी मेरे साथ भी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनको इनिशियली इंग्लिश में बहुत परेशानी आती थी, अभी भी वो सर्विस में उनका सिलेक्शन हो गया, उन्होंने थोड़ी ज्यादा मेहनत करी, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करी और उसी से ही उन्होंने अपना काम चला लिया। और सो मच सो कि उन्होंने इंग्लिश में ही अपने जो जीएस 1 2 3 4 है वो आंसर्स लिखे थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रेंड के हिसाब से चेंज होना, तो क्या हमें अपने रिसोर्सेज चेंज करने चाहिए। मेरा स्ट्रांगली मानना है, एक चीज और मैं बोलूंगा, यहाँ पे जो भी मैं आपको एडवाइस दूंगा वो एक मेरे एक्सपीरियंसेस के बेस पे है, तो आपको ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। किसी का भी कोई भी एडवाइस हो, कोई भी टॉपर हो, कोई भी आए आपको कुछ भी बोले, आप उसको सुनिए, इत्मीनान से सुनिए, अच्छे से सुनिए, उसको अप्लाई करने की कोशिश भी करिए, बट फिर उसको एनालाइज करिए क्या वो आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो यू शुड कंटिन्यू विद इट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेरा स्टाइल नहीं है, इससे मुझे उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, तो यू माइट चेंज इट। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि आपको रिसोर्सेज चेंज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी विल कीप ऑन चेंजिंग, विल कीप ऑन टेस्टिंग यू। तो बेसिक जो रिसोर्सेज हैं वो आप चेंज मत करिए, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो अगेन जो प्रीवियस ईयर्स पे आता है, तो उससे आपको यस एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि मुझे कोई सा टॉपिक किस एंगल से पढ़ना है और कितनी डेप्थ में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उसका ये आंसर हो गया। हाउ टू रिवाइज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या कोई भी बुक हो, आर्ट एंड कल्चर हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, इतने सारे मतलब ज्योग्राफी के टर्म्स होते हैं, हिस्ट्री में नाम होते हैं, सब कुछ होता है। रिवीजन का बेसिक फंडा है कि आप अपनी साइकिल डिसाइड करो कि मुझे कितने दिन में रिवाइज करना है। किसी के लिए 7 दिन हो सकता है, किसी के लिए 15 दिन हो सकता है, किसी के लिए 1 महीना हो सकता है। कोई ये कहे कि नहीं मैं रिवाइज नहीं करूंगा या करूंगी, मुझे एक बार में सब आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। आप पढ़ोगे भूलोगे, पढ़ोगे भूलोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार भूलोगे। रिवीजन का यही पर्पस होता है कि आप उसको बार बार पढ़ते रहिए, ताकि जब आप एग्जाम वाले दिन में बैठोगे आप तब भी हो सकता है कुछ चीजें भूलो, बट बाय एंड लार्ज चीजें आपको याद रहेंगी। सो प्लीज रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप नोट्स भी बना सकते हो, और नोट्स मेकिंग स्टाइल अलग अलग होता है, किसी का कुछ होता है, किसी कोई शॉर्ट बनाता है, कोई लॉन्ग बनाता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, जो आपको सूटेबल लगता है आप वो करो, बट रिवीजन और नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंटर आपको कुछ बोलता है और फिर आपका थॉट प्रोसेस अलग होता है। किसी ने ये बोला था, तो दो चीज होती है। मेंटर जनरली वो लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया होता है या फिर मेंस वगैरह लिखा होता है, तो उनको बेसिक रिक्वायरमेंट पता होती है। जब आप फ्रेश स्टार्ट करते हो तो आप उनकी सुनो और वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं ये भी देखिए। फिर उसको अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, मेंटर का थॉट प्रोसेस अलग है, तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। आप टॉपर्स की बुकलेट्स डाउनलोड करो, एक की नहीं, एक का एक तरीका होगा, दो का अलग होगा। यू विल रियलाइज कि अलग अलग आंसर राइटिंग स्टाइल्स हो सकते हैं और सबको अच्छे नंबर मिले हैं। तो यू विल गेट टू नो कि ठीक है मुझे इस लेवल पे पहुंचना है। ये टॉपर की लास्ट ईयर की प्रीवियस बुकलेट थी, वो भी उसने उसके फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं किया था, उसने क्या, वो बहुत सारे सब्जेक्टिविटीज आती है, बट बाय एंड लार्ज आपको पता होगा कि ठीक है मुझे इस लेवल के आंसर्स लिखने हैं, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, इस लेवल के इसका वो उसके टर्म्स हैं, एग्जांपल्स है, डेटा है, जो भी है। तो वो आप उससे अब आप जब 4-5 लोग पढ़ लोगे तो आपको समझ आएगा चलिए इन सब में कोर थीम सेम रहेगी कि लेवल ऑफ आंसर क्वालिटी क्या है। अगर आपको ये लगता है कि आपका मेंटर आपको उस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ रियलिटी चेक फॉर यू। आप उसकी बात मानिए और आप थोड़ा थोड़ा उसकी तरीके से सोचने की कोशिश करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका मेंटर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बता रहा है, वेयरएज जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो भी 1-2 टॉपर के आंसर बुकलेट्स या फिर जो यूपीएससी के सिलेबस है या प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो यू कैन चूज टू इग्नोर फ्यू पार्ट्स ऑफ इट। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। रैशनल रहिए, ओपन रहिए टू सजेशंस, बट ऑलवेज टेक दो सजेशंस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपको 10 लोग 10 एडवाइस देंगे, कुछ लोग होंगे वो 10 में से 10 नहीं सुनेंगे, कुछ होंगे जो 10
कि 10 पूरी सुनेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, कुछ होंगे जो सुनेंगे सारी बट वो करेंगे वो जो उनको लग रहा है कि हाँ ये उनके लिए बेनिफिशियल है। तो मुझे लगता है कि थर्ड ऑप्शन ज्यादा बेटर रहता है। मुझे एग्जाम कब देना चाहिए? 2024, 2025? भाई as long as you think you are confident enough कि हाँ आपका सिलेबस बेसिक कवर हो गया है, आपने या सीरीज के बेयर मिनिमम कुछ क्वेश्चंस या टेस्ट पेपर्स लगा लिए हैं, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। दिस नथिंग, आप जल्दी एग्जाम क्लियर करते हो उसका एक अपने बेनिफिट्स होते हैं, आपके लॉन्ग करियर रहता है, प्रमोशनल बेनिफिट्स रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि यार इस साल नहीं अगले साल दे देता हूँ या दे देती हूँ, अभी प्रिपरेशन नहीं है, वो हमेशा लगेगा। एक दिन पहले भी आपको लगेगा यू विल नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट आपने अगर मेहनत करी है, साल भर पढ़ाई करी है, पेपर्स लगाए हैं, स्कोर्स बाय एंड लार्ज आ रहे हैं, तो फिर यू शुड गो फॉर इट। एक क्वेश्चन था GS3 से रिलेटेड कि आंसर राइटिंग में मार्क्स कम आ रहे हैं। हर पेपर का आपका एक स्टाइल होता है कि उसके आंसर लिखते हैं। आप GS3 में भी देखोगे तो आप उसमें भी थोड़ी और एनालिसिस कर सकते हो कि इकोनॉमिक्स में कम आ रहे हैं, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कम आ रहे हैं, एनवायरमेंट या इकोलॉजी में कम आ रहे हैं। जिस सब टॉपिक में कम आ रहे हैं आप उसमें देखिए क्यों कम आ रहे हैं। अगेन आप एनालिसिस के लिए आप टॉपर्स के आंसर्स डाउनलोड करिए, जिनके मार्क्स ज्यादा मिले हैं वो देखिए। आपको आंसर के बाद सोल्यूशन मिलते हैं, सोल्यूशन के जो पॉइंट्स हैं आपके आंसर के पॉइंट्स हैं, आप उसको एनालाइज करिए। आप ये देखिए क्या मिसिंग है, फिर उसको अगले टेस्ट में लाने की कोशिश करिए। क्या आपने जो पढ़ा है आपके सोर्स में ही वही चीज नहीं है, तो क्या आपको सोर्स चेंज करने की जरूरत है, तो आप वो देखिए। तो ये सब चीजें आप एनालाइज करके और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके, कोई किसी का GS3 अच्छा होगा तो आप उससे बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था जो मुझे काफी अच्छा लगा कि पर्पस क्या था एग्जाम लिखने का इतनी बार, और मतलब व्हाट केप्ट यू गोइंग। तो जो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो एज अ सर्विस जो मुझे लगता था कि मेरे लिए काफ़ी मेरे टेम्परामेंट को सूट करेगी, वो IAS की थी। उसके रीजंस ये थे कि मतलब मैं कोई बहुत स्पेशलिस्ट इंसान नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे कोई एक फील्ड में बहुत अच्छा मुझे आता है या कुछ है। आई वुड कॉल माई सेल्फ एज अ पर्सन हु इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। पॉलिसी मेकिंग एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे लगता था कि बाद में करियर के मैं इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहूँगा, तो ये भी था। और फिर मेरे जो मार्क्स थे वो हमेशा ऑप्शनल्स में थोड़े कम रह जाते थे, तो मैंने अटेम्प्ट दिया, बाकी सब चीज़ें ठीक थी, रैंक भी आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने दूसरा भी अटेम्प्ट दिया था, देन आई गॉट IPS। तो मेरे अंदर कहीं एक हालात था कि ठीक है एक बार मैं ऑप्शन चेंज करके भी देखता हूँ। ऑल्सो बाय द टाइम आई रोट माई फाइनल, जो मेरा ये वाला अटेम्प्ट था, फोर्थ अटेम्प्ट आई गॉट इनटू IAS, तो मेरा ये था कि ठीक है आई एम हैप्पी, अल्लाह का शुक्र है जो भी मुझे मिला, एंड आई वाज हैप्पी विद द अदर सर्विसेज एज वेल। और फिर मैंने ये सोचा था मैं इसके बाद नहीं दूंगा, क्योंकि पढ़ के भी इंसान थक जाता है, कितना पढ़ेगा। मतलब मेरे लिए बैक टू बैक वो 2-3 मेंस बैक टू बैक थे, फिर एक गैप देके मैंने ये लास्ट वाला दिया था। तो मुझे ये लगता था कि ठीक है ये एक लास्ट अटेम्प्ट है। और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो खुद आपके अंदर सेटिस्फैक्शन कितना आ रहा है। मुझे ये लगता था कि कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग एग्जाम एक बार में निकालो, 3 बार में क्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है, और उसमें कोई बहुत बड़ा हीरोशिप भी नहीं होती है। आप मतलब इट्स यू हैव टू रीड द सेम मटेरियल अगेन, इट्स नॉट इजी। आई वुड एडवाइस कि आप सारी मेहनत एक बार में झोंको और निकालो, और इंशाल्लाह निकलता भी है। तो मुझे ये लगता था कि कहीं ना कहीं थोड़ी एफर्ट्स रह जाते थे। बाय द टाइम आई गेव माय लास्ट अटेम्प्ट, मैं पूरा श्योर था कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपना 110% दे चुका हूँ। अब कोई भी रिजल्ट आए, मतलब मैंने रिजल्ट का तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करी थी। हाँ आप कह सकते हो तब तक मेरे पास जॉब की मैं ट्रेनिंग कर रहा था, आई वाज एंजॉयिंग IPS, बट एक कहीं ना कहीं बड़ा रीजन ये भी था कि आई वाज सैटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस व्हाटएवर आई कुड गिव। उसके बाद आई वाज लाइक आप ठीक है जो भी रिजल्ट आएगा देख लेंगे, बट इंशाल्लाह इट एंडेड गुड फॉर मी कि ठीक है अच्छा मुझे सर्विस मिल गई, कार्ड भी अच्छा मिल गया, सो इट वेंट वेल अल्हम्दुलिल्लाह। बट यही है कि आपको अंदर से मुझे जब सेटिस्फैक्शन आता है कि ठीक है मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, I gave my 110%. I think that's when you call it a shot. So I think I've addressed all of your points. एक चीज जो मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ, जो आप ये पूछ सकते हो कि what worked for me के जो 3 बार I could clear, तो वो मासूम ने ऑलमोस्ट टच करी थी। आई थिंक वो इसलिए भी क्योंकि मैं उसको 1000 बार बोल चुका हूँ कि यही 2 फंडे हैं एग्जाम के,
इट्स एन एग्जाम, प्लीज हमेशा याद रखिए ये एक एग्जाम है। मतलब वो बड़ी बड़ी बातें ठीक है, आपकी जिंदगी बदल देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब इट फेड्स अवे, वो 2 दिन की चांदनी होती है। बट यू शुड रिमेम्बर इट इज एन एग्जाम। अब एग्जाम है तो क्या चीजें होती है, एग्जाम है तो उसमें सवाल पूछ जाएंगे, उसके आप जवाब दोगे, उसका एक इवैल्यूएशन होता है। सिंपल सा फंडा है। सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे, उसके लिए सिलेबस है। सिलेबस हम पढ़ते ही नहीं है, हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है। आप सिलेबस जाके पढ़िए, उसको अपनी स्टडी टेबल पे रख दीजिए। वो 4 पन्नों का सिलेबस है, वो एक बार पढ़ोगे आप आधा घंटा लग जाएगा, नींद आने लगती है। तो आप उसको रोज पढ़िए, एटलीस्ट फर्स्ट 30 डेज ऑफ योर प्रिपरेशन आप उसको पढ़िए। देन यू विल रियलाइज कि बाय एंड लार्ज जो लोग कहते हैं कि यूपीएससी कुछ भी पूछ देता है, मेंस प्रीलिम्स में थोड़ा अनसर्टेनिटी रहती है, आई लगी, बट बाय एंड लार्ज मेंस में वो सिलेबस से ही पूछते हैं। तो आप जब पढ़ोगे, अब क्यों सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इतना सारा भरमार मटेरियल है मार्केट में, इतनी मोटी मोटी इतनी बुकलेट्स होती है। मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स और स्टैंडर्ड मटेरियल ही पढ़े थे। तो आप जब कोई भी चीज पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा अच्छा ये चीज पेपर 3 के इस वाले टॉपिक के अंदर फिट बैठती है, मतलब ये रिलेवेंट है। अच्छा ये चीज इस वाले पेपर के लिए बस कर्सरली छू रही है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट इररिलेवेंट एज वेल। तो आप उसको थोड़ा ऊपर से पढ़ोगे, कुछ चीज आपको देख के लगेगा ये भले ही टेम्पटिंग है कि इसको मुझे पढ़ना चाहिए बट ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। वो कैटेगराइजेशन के लिए आप वो तभी पॉसिबल होगा जब आपको खचाखच दिमाग में बैठा होगा आपका सिलेबस। उस वो कब होगा पॉसिबल, जब आप रोज उसको देखोगे। सो देयर वाज अ टाइम जीएस 3 का लंबा सिलेबस होता था, तो वेयर आई कुड रिसाइट कि हां ठीक है इसके बाद ये टॉपिक है। वो इसीलिए पॉसिबल था क्योंकि मैंने उसको देखा था, फिर मैंने लिखा भी था डायरी के ऊपर। अब पता चल गया कि किस किस टॉपिक से सवाल आते हैं। अब सवाल अब ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर रोल ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एक टॉपिक होता है, या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज जीएस 3 में पेपर होता है। टॉपिक समझ में आ गया। अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब्सिडी से आपको रिलेवेंट कोई भी आप मटेरियल पढ़ोगे तो आप ध्यान से पढ़ोगे क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है। अब उसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा, ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए आता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। आप 5 साल 7 साल जितना आपके पास टाइम है, आप डिपेंड करता है आप कब एग्जाम दे रहे हो, कितने सीरियस हो, तो आप उन क्वेश्चंस को देखो, बैठो, उस पर एक्सप्लोर करो, उस पर रिसर्च करो, उसके बारे में पढ़ो, उसकी थिंकिंग समझो। ये जब टाइम है तो आप केवल सवाल पूछोगे और दिमाग में आप उसका स्ट्रक्चर बनाओगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो। इनिशियल फेज में आपके पास टाइम रहता है। आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो इनिशियल फेज में होंगे और कुछ लोग जो एग्जाम रिसेंटली दे रहे होंगे। तो जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उस लेवल से एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है इवैल्यूएशन का। जब आप आंसर राइटिंग लिखते हो तो आपके पेपर इवैल्यूएट होंगे, आपको फीडबैक मिलेगा, और जो आपने टॉपर्स की आंसर बुकलेट्स देखे होंगे तो इस लेवल के आंसर मुझे लिखने हैं। सो इट इज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग। आप जो डे 1 पे लिखते हो, मैंने जो डे 1 में आंसर लिखा था इतना घटिया लिखा था कि मतलब मुझे खुद ही शर्म आ रही थी पढ़ने के लिए। देयर वर 2 वेज, या तो मैं गिव अप करता या फिर मैं इंप्रूव करता, एंड आई चोज टू इंप्रूव। तो आपको जब पता है कि आपको इस लेवल पे जाना है तो आप उसके लिए रिलेवेंट आप मेहनत करोगे और वहां तक पहुंच जाओगे। कमिंग बैक टू इट अगेन, जस्ट बिकॉज इट्स एन एग्जाम, अगर आपको पता है कि ठीक है ये एग्जाम है, इसका हवा नहीं बनाना है, इसको मतलब क्रैक करने के 2-3 ये बेसिक चीजें करनी है, मेहनत करनी है, लग के करनी है, आप एग्जाम 1 बार 2 बार 10 बार क्लियर कर लोगे। बी हम्बल, कीप स्टिकिंग टू योर बेसिक्स, आई थिंक यू विल डू इट। सो बस इतना ही बोलना था मुझे, थोड़ा ज्यादा शायद लंबा बोला है मैंने, जर्नी भी काफी है, सॉरी फॉर दैट, बट थैंक यू सो मच।